गुड मॉर्निंग क्लास 8 पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 सिविक्स। हमें यहाँ से पढ़ना था आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? यस दे आर। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. Other way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by lower court is not just. देखिए होता क्या है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ. जो हमारी जुडिशियरी है ना, वो इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड इट मीन्स इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इट मीन्स जो हायर कोर्ट है, सबसे हायर कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट. ये तीनों जुडिशियल सिस्टम इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे जुड़े हुए हैं? एक्चुअली होता क्या है, जो भी केस डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है. फॉर एग्जांपल, अगर दो पार्टीज़ के बीच में किसी बात पर लड़ाई हो गई या वाद विवाद हो गया, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनकेस केस फाइल किया गया, ए और बी के बीच विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया. समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ए को बोला आप सही हैं, बी को बोला आप गलत हैं. फिर बी को ऐसा लगा कि उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया गया, सही डिसीजन नहीं है, तो बी हाई कोर्ट जा सकता है. ठीक है, तो फिर बी हाई कोर्ट जाएगा. अब हाई कोर्ट बोलेगा कि ए गलत है, बी सही है, तो फिर ए के साथ गलत हुआ. ए को अगर हाई कोर्ट के डिसीजन पर भरोसा नहीं है तो ए सुप्रीम कोर्ट जाएगा. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बी सही है, ए गलत है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी. इसका मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बी सही है तो इसका मतलब बी सही है. ठीक है, बाकी सब कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं कर सकते. ओके, तो इसलिए बोला गया है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. Another way to understand this integration is through appellate system that exists in India. अपील मतलब होता है अर्जी करना. एक अपीलेट सिस्टम होता है, जैसे मैंने वे आपको बताया, अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है या किसी भी पक्ष को ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट डिसीजन लिया गया या डिसीजन सही नहीं है, तो वह हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. ठीक है, तो हाई लेवल जुडिशरी का डिसीजन हमेशा प्रिवेल करेगा लोअर लेवल पे. मतलब जो हाई लेवल की जुडिशरी है उसका डिसीजन हमेशा प्रिवेल करेगा. इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट्स पे या उनके डिसीजन को ओवरलैप करेगा. इधर पे एक स्टोरी फॉर्म में दिया गया है, एक केस बताया गया है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. In Feb 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. था क्या कि लक्ष्मण कुमार ने एक सुधा गोयल से शादी की, 20-year-old थी, तो वो लोग दिल्ली में रहते थे और लक्ष्मण कुमार का भाई और उसकी मम्मी वहाँ पे रहती थी. अब होता क्या है, एक दिन हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है सुधा गोयल की, आग लगने की वजह से डेथ हो जाती है. तो सुधा गोयल के जो फैमिली वाले हैं, ठीक है, तो वो आते हैं, सुधा गोयल के फैमिली वाले बोलते हैं कि इसे जो सुधा गोयल को मारा है वो इट मीन्स उसे आग लगाई गई है, उसका मर्डर हुआ है और उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ ने मिलके इसे मार डाला है. तो फिर गवाही के लिए कैसे बुलाया जाता है? गवाही के लिए बुलाया जाता है उनके नेबर्स को. तो नेबर्स भी यही कहते हैं, हाँ सुधा गोयल काफ़ी चिल्ला रही थी और नेबर्स ये कहते हैं कि हमने जब सुधा गोयल से पूछा तो सुधा ने ये कहा था कि उसके हस्बैंड ने आग लगाई और उसकी मदर इन लॉ ने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला. ऐसा पड़ोसियों ने अदालत को बताया. उसके बाद होता क्या है कि Sudha's family and a neighbor stated Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they are demanding more cash. अब जो नेबर्स बता रहे थे ये, और सुधा की फैमिली ये बोल रही थी कि सुधा की फैमिली इट मीन्स सुधा के जो जहाँ से सुधा आई थी है ना, उसके जो रियल मम्मी पापा थे, ठीक है, उसके जो मायके वाले ये बोल रहे थे कि जो सुधा को टॉर्चर किया जा रहा था दहेज से रिलेटेड, कि कैश लेकर आओ, स्कूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, इन सब चीज़ों की डिमांड थी ऑन दी बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण और उसकी मम्मी क्या कहते हैं कि सुधा किचन में काम कर रही थी, दूध गर्म करते वक्त वो जल गई, हमने नहीं जलाया. तो जितने भी अदालत को सबूत मिले, गवाह मिले, तो ट्रायल कोर्ट में क्या बोला गया? ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल 3 of them टू डेथ. अब कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी मम्मी को, लक्ष्मण को और उसके भाई सुभाष को डेथ की सज़ा सुना दी. अब ये 1980 का मैटर था, इन Feb 1980. ठीक है, ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल.
ऑन December 1, ये तो बताया जा रहा है कि December 1 की रात को क्या हुआ था, 2 दिसंबर को 1980 में सुधा एक्सपायर हो गई। अब इन नवंबर 1983 द थ्री एक्यूज मतलब जिनको सज़ा दी गई थी, दोषी, वो लोग हाई कोर्ट गए, ठीक है, टू अपील किया उन्होंने अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हमें यकीन नहीं है, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। अब हाई कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि सुधा जो है वो एक्सीडेंट के कारण एक्सपायर हो गई है, उसे इन लोगों ने नहीं मारा है, ठीक है। तो लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वॉस एक्विटेड, उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ते हैं आगे। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन दी वुमेंस मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। यू मे रीड हाउ इन 1980s वुमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री spoke out against dowry death. They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women, and they held demonstration and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of वुमेन लॉयर्स। अब ये जो डिसीजन लिया गया था ना हाई कोर्ट के द्वारा, तो कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था कि जो वुमेंस ग्रुप ने ना डाउरी डेथ इतनी दहेज के कारण जो हत्या वगैरह कर दी जाती है औरतों की, उससे रिलेटेड कई लॉस वगैरह बने होंगे। तो अब हुआ क्या था कि हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स। अब क्या हुआ, इन वुमेंस का ऐसा मानना था कि कुछ वुमेंस का ऐसा मानना था कि ये जो कोर्ट है ये जस्टिस एक्चुअल में दे नहीं पा रहा है औरतों को, है ना, मतलब जो असल मुद्दा है, जो असली सच है वो आ नहीं पा रहा है कोर्ट के सामने। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड, ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट था इसकी वजह से बहुत सारी औरतें परेशान हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना स्टार्ट किया, रैली निकालना स्टार्ट की, एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन दी सुप्रीम कोर्ट। और फिर इस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी, ठीक है। कैसे, फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, जो महिला वकील हैं, है ना, वुमेन लॉयर्स है, उनका एक ग्रुप है, उनके थ्रू क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी फाइल कर दी गई, पिटीशन फाइल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने तो उन्हें बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वुमेन्स ने ये पिटीशन फाइल किया कोर्ट में कि एक बार फिर से इस पर जाँच होनी चाहिए। 1985 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद वो जो निर्दोष थे ना, एक्विटल ऑफ लक्ष्मण, अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अब क्या होता है, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्विटल था, निर्दोष था, उसके अगेंस्ट में जाकर लक्ष्मण और उसकी मम्मी को सज़ा सुना दी। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर एंड रीच्ड डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उससे डिफरेंट था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ठीक है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन से डिफरेंट था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष। उसकी लक्ष्मण और उसकी मम्मी को गिल्टी दोषी पाया गया और उसके भाई को छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ खास सबूत नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये अपीलेट सिस्टम से, अपीलेट सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है जुडिशियरी का हमारे, इसमें हम किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में डिफरेंस बताया। अब एक्चुअली में बात ये कि कोई भी अगर काम होता है, ठीक है, कोई गलत काम होता है, तो वो क्या क्राइम है या उसमें सज़ा कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, और क्या करना क्राइम है, क्या करना क्राइम नहीं है, ये लॉ में बताया गया है ना। देखिए 2 टाइप के लॉ से डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ इट मीन्स रिलेटेड टू क्राइम, है ना, जैसे मर्डर वगैरह, ऑफेंस। और सिविल लॉ इट मीन्स डिस्प्यूट, वाद विवाद से मैटर। और क्रिमिनल लॉ इट मीन्स क्राइम। ये कोर्ट बताएगा हमको क्या क्रिमिनल लॉ है, क्या सिविल लॉ है, ठीक है। और किसमें कितनी सज़ा है ये भी कोर्ट बताएगा। तो जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कर देते हैं तो उस पर विच टाइप ऑफ केस, कौन सा केस बनेगा, कैसे पता पड़ेगा, हाउ आइडेंटिफाइड, कैसे पता पड़ेगा कौन सा केस है, क्रिमिनल है कि सिविल है, ठीक है। और मतलब कैसे पता पड़ेगा, हाउ आइडेंटिफाइड, विच पनिशमेंट कौन सी मिलेगी अगर सिविल लॉ के अंदर वो केस आता है या क्रिमिनल लॉ के अंदर, पेनल्टी क्या रहेगी। जुडिशरी डील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, जुडिशरी 2 मैटर्स में डील करते हैं। अब देखिए क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। लॉ ने जिस चीज़ को ऑफेंस बोला वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा, ठीक है। अपराध, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, चोरी, हैरेसिंग अ वुमेन, इट मीन्स टीजिंग अ वुमेन और गर्ल, वुमेन्स को परेशान करना, टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर, ये सब मतलब दहेज के लिए परेशान करना या वैसे उनके साथ गलत करना,
क्रिमिनल लॉ में आएगा। सिविल लॉ में क्या आएगा, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड। इधर पे वाद विवाद आएंगे, वाद विवाद की कौन सही है कौन गलत है। अब जैसे सेल ऑफ लैंड, ज़मीन को लेकर कोई मुद्दा हो गया, डाइवोर्स से रिलेटेड मुद्दा हो गया, रेंट को लेकर कोई मुद्दा आ गया, है ना, सेल ऑफ गुड्स से लेकर कोई मुद्दा आ गया, तो सिविल लॉ में आएगा। ये क्या, ये जो क्रिमिनल लॉ है ना, ये एफआईआर से शुरू होता है। एफआईआर एडमी सबसे पहले इसमें होता क्या है, पुलिस को जाकर कंप्लेन लिखानी पड़ती है, ठीक है, पहले जानकारी जाकर पुलिस को देनी पड़ेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फाइल बनेगी, फिर कोर्ट में वो फाइल पेश होगी। इधर पे देखिए पुलिस का इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रोल कहीं कहीं पर ज़रूरी है, कहीं कहीं पर बिल्कुल ज़रूरी है, पर कहीं पर किसी किसी जगह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। जैसे समझिए क्या होता है कि एक कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट इट मीन्स ग्राहक के साथ कुछ गलत हुआ, उसको कुछ गलत सामान मिला, तो कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच जाएगा बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, क्योंकि पुलिस की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। लैंडलॉर्ड क्यों केस फाइल करेगा अगर किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, टेनेंट क्यों केस फाइल करेगा, हो सकता है मकान मालिक समय से पहले उसे उठा रहा हो या उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ न देता हो। इधर पे क्या होगा, इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंड टू जेल एंड ऑल्सो बी फाइंड। अब इधर पे क्या होता है, अगर जो दोषी पाया गया उसे जेल भेज दिया जाएगा या फाइन लगा दिया जाएगा या फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। इधर पे क्या होगा, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीज आस्क फॉर। अब दो पक्षों के बीच समझिए वाद विवाद हो गया, एक होता है हस्बैंड ने वाइफ के साथ गलत किया या उसे मेंटली टॉर्चर किया, अब उन दोनों के बीच डाइवोर्स हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि डाइवोर्स में जो वुमेन है वो बोलेगी मुझे डाइवोर्स चाहिए और मुझे मेरे हक का पैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि उठा के हस्बैंड को फांसी चढ़ा दी जाएगी या जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हस्बैंड से कुछ अमाउंट वाइफ को दिलाया जाएगा और उनके बीच में तलाक करा दिया जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा वाइफ से कि आपको कैसा रिलीफ चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए पूछा जाएगा। फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। अब फॉर एग्जांपल समझिए रेंट का केस हुआ और किराएदार का और मकान मालिक का केस हो गया, तो अब इन केस अगर जो टेनेंट है वो गलत है तो कोर्ट क्या बोलेगी कि तुम फ्लैट खाली कर दो और बचा हुआ रेंट पे कर दो। डस एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, क्या सबको कोर्ट में मतलब जा सकते हैं क्या सब सारे के सारे लोग कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में सब लोग जा सकते हैं, जैसे किसी को भी केस करना है तो जाएगा कोर्ट में, जा सब कोई सकते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में जा पाते हैं? डस एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट, देखिए क्यों नहीं जा पाते हैं, कारण ये जैसे किसी पुअर पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ, अब वो बेचारा अनपढ़ है, जा सकता है बिल्कुल जा सकता है, अनपढ़ है, पैसा नहीं है उसके पास, तो वो कैसे जाए, ठीक है। तो सबके पास राइट तो होता है, पर क्या एक्चुअल में हो पाता है ऐसा? हाँ भी और नहीं भी, पहुँच सकते हैं सब, ठीक है, पर पहुँच पाते नहीं हैं। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट दीज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। किसी को भी लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का पालन नहीं हुआ है, वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, जस्टिस लेने के लिए। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। अब होता क्या है कि कोर्ट तक पहुंचना बहुत सारे पुअर पीपल्स के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल्स के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। जा सकते हैं पर जा नहीं पाते। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप लॉट ऑफ टाइम। लीगल प्रोसीजर्स क्या होता है, अब जैसे कानून कोई भी काम करना है तो कोई प्रोसेस के थ्रू होगा, ऐसे नहीं कि चले गए आज हम उठ के कोर्ट और कोर्ट में सिर्फ जज हमारे लिए बैठे हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, पैसा लगता है, अनएजुकेटेड लोग नहीं जा पाते, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफेन सीम्स रिमोट। जो पुअर पर्सन है वो डेली वेज सिस्टम पे जो एम्प्लॉयड है, मतलब रोज़ 400 साढ़े 400 रुपये एज अ लेबर कमाता है, तो कोर्ट जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised the mechanism of PIL. To increase access to justice, it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. देखिए एक PIL सिस्टम, ताकि जस्टिस को और बढ़ावा मिले, लोग कोर्ट के ऊपर यकीन करें, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है उसे मिले, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया PIL। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई पुअर सेक्शन है, आप उसके साथ गलत होता हुआ दिख रहे हैं, ठीक है, आप लॉयर हैं, ठीक है, या आप एक NGO है, तो आप उनके बिहाफ में कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं, क्या बोल के कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं डाल सकते अर्जी क्योंकि
नॉलेजेबल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, पेपर वर्क बहुत होता है, टाइम बहुत लगता है, पैसा लगता है, तो ठीक है वो नहीं कर सकते, तो आप इनके बिहाफ में चाहें तो कर सकते हैं। The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to Supreme Court or the High Court can be treated as a PIL। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि मैं जाऊँ स्पेशली उनके लिए बोलने, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक लेटर या टेलीग्राम के थ्रू भी काम हो जाएगा। बाय पोस्ट भी हम अर्जी डाल सकते हैं। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers। अब पहले क्या होता था कि PIL को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता था। कैसे? PIL was used to secure justice दिलाने के लिए किनको, जैसे large number of issues such as रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस। रेस्क्यू छुड़ाना, बॉन्डेड लेबर्स मतलब बंधुआ मजदूरों को, इनह्यूमन वर्क कंडीशंस ऐसी वर्क कंडीशन जहां उनके साथ निर्दयता से पेश आया जा रहा है। समझिए गर्मी के दौरान उन्हें एक फैक्ट्री में घुसेड़ दिया, बोले अब तुम काम करो, न पंखा है न बेसिक फैसिलिटीज़ है, तो इन सब कंडीशंस में उनको बंधुआ मजदूर इट मीन्स बहुत कम रेट पर काम करवाना, शोषण करना उनके साथ, ठीक है, समय पर न छोड़ना, ज़्यादा काम करवाना, वो काम छोड़ना चाहते हैं तो भी न छोड़ना, है ना, मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित करना। और क्या, और PIL के क्या फ़ायदे हुए? एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर द पनिशमेंट वाज कंप्लीट। कुछ ये जो बिहार का जजमेंट है ना, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। क्या हुआ था, बिहार के में जो प्रिजनर्स थे, बंद थे अपराधी, तो उन्हें छोड़ा ही नहीं जा रहा था, टाइम हो गया था, है ना, टाइम हो गया था, इट मीन्स समय हो गया था, उनकी सज़ा कट चुकी थी, स्टिल उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा था। Did you know that midday meal that children now receive in government and government aided school is up because of PIL? अभी जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, मिड डे मील रहती है, या जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिसको गवर्नमेंट फंडिंग करती है उसमें मिड डे मील मिलती है। मिड डे मतलब रात दिन का भोजन, जैसे हम क्या कहता है स्कूल खाना ले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कहीं कहीं पर ये मिलता है। ये क्यों हुआ था? ये PIL के कारण ही हुआ था। आगे इसका केस पढ़ते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ोटो 1 इन 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब राजस्थान में क्या आया था, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया था। मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हो गई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सेकेंड, मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन ऑफन दिस वर बीइंग ईटन बाई रेट। अब राजस्थान में शॉर्ट पड़ गया फूड का, कमी पड़ गई, क्यों? सूखा पड़ गया था, इसलिए सूखा पड़ गया था, इसलिए क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था ज़बरदस्त तरीके से। अब हुआ क्या था, लेकिन गवर्नमेंट गोडाउन में भर भर के अनाज था, और भर भर के अनाज तो था, चूहे नुकसान भी कर रहे थे। इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिस्ट प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PIL in the Supreme Court it stated that fundamental to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that they had a duty to provide food to all. अब हुआ क्या था, गोडाउन में खाना पड़ा है, ठीक है, इतना सारा अनाज पड़ा है, चूहे नुकसान कर रहे हैं, पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो एक NGO था, NGO का नाम क्या था, PUCL, पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज। उसने कहा कि जैसे राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार है, कौन बोलता है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राइट टू फूड भी आता है। राइट टू लाइफ ऐसा नहीं कि बस तुमको सांस लेने का अधिकार है, भूखे मरो, जियो न जियो, तो राइट टू फूड भी उसी में ही आता है। अब राइट टू फूड उसी में आता है, तो PUCL ने कहा था कि स्टेट ऐसा बोल रहा है कि उसके पास फ़ंड नहीं है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो गोडाउन्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो आपको ऐसा डिसीजन देना चाहिए कि जिनके पास फूड नहीं है उनको गवर्नमेंट खाना बांटे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया था, गवर्नमेंट को बोला था कि आपको खाना बांटना पड़ेगा जो लोग जिनके पास खाना नहीं है। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस थ्रू द गवर्नमेंट ration shops and to provide midday meals to children. It also appointed 2 commissioners to report on the implementation of government scheme. अब क्या हुआ था कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फूड प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिन लोगों के पास खाना नहीं है ना, जिन लोगों ने इस ड्रॉट की वजह से सफ़र किया है, और 2 कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर दिए गए इस काम के लिए, ताकि वो प्रॉपर देख रेख करें, कहीं गवर्नमेंट कुछ ऐसा तो नहीं किसी के साथ गलत कर रही है, प्रॉपर मैनर में नहीं बांट रही है, इसलिए 2 कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंट कर दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।